वेलकम टू तत्संबोध। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, क्या हिस्ट्री हैं, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, है ना। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं, है ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उनका लीगल एनफोर्सेबिलिटी, वो चेंज हो सकता है कि नहीं, वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं या नहीं, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली पॉइंट से कि प्रियम्बल आखिरकार है क्या। तो आप जानते हैं कि कोई भी बुक जब आप पढ़ने बैठते हो तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन या प्रेफेस लिखा होता है, जो कि वो छोटे से बहुत ही एकदम ब्रीफ में वो समझाया होता है कि उस बुक में क्या आप पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसमें क्या हो सकता है कि एक स्टोरी हो तो उस स्टोरी के बारे में कुछ दिया हो, या कैरेक्टर्स के बारे में दिया हो, या फिर अगर कोई प्रिंसिपल की बुक है तो उस बारे में हो कि ये किन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। कोई हिस्टोरिकल बुक होगा तो उसके एनेक्डोट्स हो सकते हैं उसमें। तो एक तरह का इंट्रोडक्शन से ही आपको वो बताना चाहता है कि आप पहले ये अपना माइंड मेकअप कर लो कि दिस बुक की किस बारे में है ना। वो बुक का एक तरह से सार है, एक समरी है उस बारे में। ठीक है, तो प्रियम्बल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है ना, जो लॉ बुक है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो उसका ये एक छोटा सा एक समरी है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आइए हम पढ़ते हैं जो इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये आया कहाँ से। ये आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो एक ऐसी सभा थी जो संविधान को बनाने के लिए गठित की गई थी। 1947 से 49 के बीच ये हुआ था, है ना, जो हमारा संविधान गठित हुआ था। हालांकि वो असेंबली 46 में ही बैठ गई थी, और उसी दौरान एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। ये रेजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी सभा का कोई मत अगर किसी एक पर्टिकुलर विषय पे जारी करना है तो उस पर कुछ व्यक्ति, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने बताया था कि इसमें ये चीज़ें हैं, कितने लोग इस सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है, उस तरह से वोटिंग होके उस हाउस का एक मत साबित होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आज का प्रियम्बल था, है ना। बाद में उसको ओरिजिनल प्रियम्बल 49 में पास किया गया, जो आज का प्रियम्बल है। तो क्या ये एक इंडियन इनोवेशन था? ऐसा नहीं है। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल को यूज किया था, और हमने कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड होकर अपने यहाँ प्रियम्बल रखा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में भी इसका जिक्र है। ठीक है, आखिर अब ये तो मालूम हो गया, चलिए हिस्ट्री की बात थी। आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, वाई एलिमेंट आता है ना, कि आखिर क्यों प्रियम्बल, क्यों हमें पढ़ना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले। वो इसलिए कि प्रियम्बल हमें कुछ तथ्य बताता है इसके बारे में, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, इसके पीछे बैकिंग क्या है। तो आप पढ़ेंगे तो जब शुरुआत करेंगे प्रियम्बल का तो वहां से ही शुरुआत है, वी द पीपल, यानी लोगों ने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। ठीक है, लोगों मीन्स जो भारतीय हैं उन्हीं के बेसिस पे आया है ये। ठीक है, उन्हीं की ये विल है एक तरह से। तो ये एक बात बताता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा है कि इसमें भारत के नेचर के बारे में बात की गई, जिसको आप दूसरे शब्दों में आइडियल्स भी बोलते हैं, है ना। आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से आइडियल्स हैं, है ना। तो हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये उस बारे में भी बात करता है। ये उस बारे में भी बात करता है कि लोगों के क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफिल करते हैं ये लोग। कहाँ से ये बातें आई, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, यानी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो जो लीडर्स ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई किए थे, उन लोगों का एक सपना था कि भारत ऐसा हो। वो सपना उनका भी था और लोगों का भी था, क्योंकि लीडर्स अल्टीमेटली तो लोगों के व्यूज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको प्रियम्बल में पता चलेगी। और आखिरी में एक बात और पता चलेगी कि आखिर हमारा संविधान किस दिन बना था, उसको इनेक्टिंग क्लॉज बोलते हैं, है ना। तो 26 नवंबर को आपको पता चलेगा, इसमें डेट लिखा हुआ है तो कि उस दिन इनेक्टिंग क्लॉज है। एक डेट ऑफ कमेंसमेंट भी होता है, यानी एक इनेक्टमेंट हुआ, एक कमेंसमेंट हुआ। कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को बोला जाता है, जिस दिन से संविधान लागू हो गया हमारे देश में, है ना। उसी दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो आइए हम थोड़ा इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा कि आइडियल्स, तो आइडियल्स में बहुत सारे नेचर दिए गए हैं भारत के, तो उसमें एक एक शब्द का हम लोग मतलब समझेंगे। शुरुआत में आप ये जान लीजिए कि सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सब जो शब्द हैं वो दिए गए हैं कि भारत का नेचर ऐसा होना चाहिए, है ना।
तो जब तक आप एक एक शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आपको कैसे समझ आएगा। कई बार मेंस के पेपर में इन शब्दों का मीनिंग भी आपको लिखने को आया है, यानी आप डिफाइन करना भी पड़ता है आपको, तो इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले सोवरेन की बात आती है। सोवरेन उस कंट्री को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी की डिपेंडेंसी नहीं होती है ना। जब हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे तो हमारा हर कुछ ब्रिटेन पे अधीन था। आप याद करिए वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही भारत का कोई इंटरेस्ट निहित नहीं था, लेकिन भारत उसमें शामिल था, भारत के सोल्जर्स वहां गए, लड़े, है ना। लेकिन कोई भारतीय उसका लीडर नहीं था भारत का, कि वो डिसाइड करता कि हमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। वो ब्रिटिशर्स के हम अधीन थे तो वो डिसाइड करते थे। हमारा किस देश के साथ उस समय रिलेशन होगा ये भी वही लोग डिसाइड करते थे। लेकिन आज़ाद भारत में अब क्या है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से करेंगे, यानी उस मामले में हम इंडिपेंडेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा इजराइल के साथ भी है और पैलेस्टीन के साथ भी है ना, हमारा सऊदी अरेबिया के साथ भी है और हमारा ईरान के साथ भी है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। दूसरी चीज है, ये तो एक्सटर्नल बात हो गई, इंटरनल सॉवरेंटी भी होती है कि हमारे यहाँ एक लेजिस्लेचर है ना, सेंटर में भी और राज्यों में भी है। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाली बॉडीज, है ना, जैसे पार्लियामेंट और विधानसभा या विधानमंडल राज्यों में। ये लोग कानून बनाते हैं किसके लिए? इसी देश के लिए, और लोग भी इन पे विश्वास करते हैं। तो एक तरह का क्या है, एक अथॉरिटी है कि वो कानून इस देश के लिए बना सकते हैं। तो सॉवरेंटी में बेसिकली दो बात देखी जाती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी एक्सटर्नल पावर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। जो दूसरा आइडियल इसमें है वो सेक्युलर है। ये शब्द जो आप अक्सर हमारे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा बार सुनने वाला शब्द है ना। इसका कॉनोटेशन यहाँ रिलीजन से है ना, उससे एसोसिएटेड है। वो इस बारे में है कि हमारे भारत देश का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हमारा देश रिलीजन से अलूफ नहीं है। हम समझते हैं कि रिलीजन जो है वो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है हमारे यहाँ लोगों का, है ना। तो इसलिए स्टेट का कोई अपना तो रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट हर रिलीजन को कंसिडर करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं वो होली में भी होता है, दिवाली में भी होगा, ईद में भी होगा, है ना, आप गुरु नानक जयंती में भी होगा, महावीर जयंती में भी होगा। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ स्टेट का कोई अपना रिलीजन तो नहीं है, लेकिन रिलीजन से हम अलग भी नहीं है। क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिस्कशन किया था तो ये बताया था, वो लोग डिस्कशन में ही निकल के आया था कि हमारे यहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना, और हमारे दैनिक जीवन में इतना इंट्रिकेट रिलेशन है कि आप उसको अलग करके देख ही नहीं सकते। यानी अगर कोई गवर्नमेंट अच्छे से काम करना चाहती है भारत में तो उसको रिलीजन को कंसिडरेट करना ही पड़ेगा, यानी स्टेट या गवर्नमेंट जो होगी उसको इंटरफियर करना पड़ेगा रिलीजन में। लेकिन वो इंटरफियरेंस कैसा होना चाहिए? सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी एक धर्म को आप प्रमोट करते हैं तो दूसरों को भी कीजिए। प्रोपोर्शन अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, लेकिन आपको प्रमोट सबको करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में हज यात्रा भी दी जाती है, उसके लिए सब्सिडी, और अमरनाथ यात्रा के लिए भी, है ना। फिर करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी भारत सरकार कुछ काम करती है, तो बुद्धा और जैना सर्किट भी बनाती है। तो इससे एक बात पता चलता है कि हमारे यहाँ का जो सेक्युलरिज्म है, जो भारतीय सेक्युलरिज्म है, वो ये कहता है कि रिलीजन से हम लोग अलग नहीं हैं, लेकिन भारत का कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रमोट करेंगे तो सारे रिलीजन को करेंगे, वरना किसी को नहीं करेंगे, पर हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया स्टिल कॉल्ड बी अ सेक्युलर कंट्री। लेकिन एक वेस्टर्न वर्जन भी है इस सेक्युलरिज्म का। वो क्या कहता है? वो कहता है कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, आपका अपना मत है, आप मानिए ना मानिए, चाहे जो भी है वो आप अपने तक सीमित रखिए, स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर स्टेट और रिलीजन में बिल्कुल अलगाव है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आपको मीडिएवल हिस्ट्री जानकारी लेनी चाहिए, या फिर अगर आप नहीं भी मालूम है तो आप इतना समझिए कि जिस समय यूरोप में मिडिल एजेस में डार्क एज कहा जाता था उसको, है ना, उस वक्त रिलीजन का बहुत बड़ा प्रभाव था, और खास करके चर्चेज और पोप का। तो जब वहाँ रेनेसां हुआ, नए नए आइडियाज आने लगे, जब रिफॉर्मेशन हुआ, है ना, तो लोगों में एक ये विरोध था इन लोगों के खिलाफ, है ना। तो वो जब विरोध खुल के सामने आया तो जो सिस्टम निकल के आया वो यही आया कि रिलीजन को अलग रखो स्टेट से, है ना। तो इसलिए वहाँ का सेक्युलरिज्म हमारे भारतीय सेक्युलरिज्म से अलग है। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी बीपीएससी में आ चुका है, नहीं भी आया तो आप कम से कम इस बात को समझ ही सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन बनाइए कि बताइए कि भारतीय स्टेट का नेचर क्या है, क्या वो रिलीजियस है ना, क्या हमारे देश का कोई अपना धर्म है? जो दूसरा ऑप्शन है वो कहता है कि एंटी रिलीजियस है, यानी रिलीजन के अगेंस्ट है। क्या भारत रिलीजन के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, या बाकी सारे धर्मों के खिलाफ है?
तीसरा स्टेटमेंट है इरिलीजियस। इरिलीजियस का मतलब होता है कि हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्या ऐसा है? और चौथा है नॉन रिलीजियस, यानी ठीक है हमारा कोई अपना रिलीजन तो नहीं है पर वी आर नॉट अलूफ ऑफ रिलीजन। इसी क्रम में आप देखेंगे कि स्टेट के नेचर बेस्ड ऑन रिलीजन 3 तरह के बताए जाते हैं। एथिस्ट जो कि रिलीजन के खिलाफ होते हैं, है ना, और एक थियोक्रेटिक स्टेट होते हैं जो प्रो रिलीजन होते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ रिलीजन होता है, जैसे पाकिस्तान है ना जिसका एक इस्लामिक नेचर है, या अफगानिस्तान, वो लोग इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, है ना, तो वो प्रो रिलीजन कहलाते हैं। और एक होता है सेक्युलर जिसका स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, दे आर न्यूट्रल एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, ठीक है। तो उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया को देख सकते हैं। तो इन सारे नॉलेज के आधार पर आप इस क्वेश्चन को करिए, जो भी आंसर हो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। इसके अगला आइडियल है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है कि ये एक सोशलिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। वो क्या कहता था कि हमारे समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, खास करके उस समय जो निवेशक होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे और लेबरर्स के बीच, है ना, फैक्ट्री में लेबरर्स को बहुत कम वेजेज मिलते थे और जो मालिक हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो जो लेबरर्स पे बीतती थी, इस चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल जैसे कार्ल मार्क्स ने कुछ फिलॉसफी दिया, है ना। उसमें से सोशलिज्म एक फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी में कहा क्या गया कि जो पब्लिक यानी सरकार है ना, सब प्रॉपर्टी उसी के नाम पे हो जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही हट जाए, ठीक है। तो ये था कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी का था। लेकिन जब भारत में इसे अपनाने की बात हुई तब हमने कहा कि हमारे यहाँ ये संभव नहीं होगा, हम लोग उस सिस्टम को अपनाते उसमें थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, यानी पब्लिक सेक्टर का तो एक मेजर रोल रहेगा लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी होगा। और इसी के कारण हमारे यहाँ जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कल्चर आया, है ना। तो भारत में किस तरह की सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए हम हार्प करते हैं या फिर प्रियम्बल कहता है, तो वो है एक तरह का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जाती है, यानी डेमोक्रेटिक मैनर में, यानी सबको अपना आज़ादी है, कोई इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहता है, कोई खुद से बिजनेस करता है, वो भी सही है, सरकार भी कुछ करती है। तो आप देखते हो कि जितने सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे उसमें PSUs हैं, है ना, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, भारत सरकार कंट्रोल करती है ना। और प्राइवेट सेक्टर भी है, ICICI बैंक भी है और SBI भी है। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे आइडियल्स हैं, ये हमारे भारत देश का नेचर को दर्शाता है। जो इसमें नेक्स्ट है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक कहाँ से आया? डेमोक्रेसी शब्द से आया है। उसका मतलब क्या होता है? रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा राज। अब सोचिए, हमारा भी डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे रूल ऑफ कैसे है? रूल बाय द पीपल। आप कह सकते हैं कि हम वोट देते हैं, है ना, और उसी से हम 5 साल पे सरकारें बदलने का अपने पास पावर रखते हैं, अपने पास वोटिंग का पावर है, हम हटा सकते हैं किसी को भी। तो इस चीज़ को आप समझिए कि लिंकन साहब जब थे उन्होंने बताया था इसको, बड़ा ही एक फेमस लाइन है जो बहुत लोग कहते हैं कि टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, इस सिस्टम को कहा ही जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को। अच्छा, इसमें भी एक दो डिफरेंस होता है, एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट उसको बोलते हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग में लोग खुद ही शामिल हो जाते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो आपके बेसिस पे कानून बनाते हैं। जैसे कि आप भारत को ही देख लीजिए, हमारे यहाँ आप MLA राज्य में करते हैं वोटिंग MLA के लिए, और केंद्र में MP के लिए वोट करते हैं। अब वो लोग जाके संसद में और यहाँ पे विधानमंडल में जाके आपके लिए कानून बनाते हैं, यानी वो हम लोग कानून बना नहीं रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली हमारे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी को वहां पे इलेक्ट करके भेजें और वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। लेकिन कई सारे कंट्री हैं जहां पे इस तरह के सिस्टम है जहां पे डायरेक्टली लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स क्या क्या है, किस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज किया जाता है। अभी आप समझ गए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, जहां पे लोग खुद ही डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 4 प्रकार का टूल्स बताया गया है। जो पहला है वो रेफरेंडम है। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि हाउस, मान लीजिए वहां की संसद, जैसे लंदन का आप एग्जाम्पल लीजिए, इंग्लैंड का, वहां की संसद कोई कानून बनाना चाहती है लेकिन वो लोगों की राय भी लेना चाहती है। जैसे कि हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ब्रेक्जिट हुआ है, यानी ब्रिटेन जो है, यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है 28 देशों का, उससे बाहर आने का फैसला लेना था उसे। तो उन लोगों ने क्या कहा कि चलो भैया, हम खुद से डिसाइड ना करके इस चीज को जनता से पूछते हैं, है ना। जो लोग इसके पक्ष में थे वो अपना तर्क रखे, जो इसके विपक्ष में थे वो अपना तर्क रखे, और इस पे यस और नो पे वोटिंग हुई कि क्या बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और
मेजॉरिटी लोगों ने 50% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए। तो ये एक तरह का क्या है, लोग खुद ही इन्वॉल्व हुए डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो इसको रेफरेंडम कहते हैं। इसी क्रम में इनिशिएटिव होता है। इनिशिएटिव क्या है कि मान लीजिए जनता को लग रहा है कि ये कानून होना चाहिए, लेकिन हमने जिनको इलेक्ट करके भेजा है वो उस कानून को नहीं बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मिलके ये प्रपोज करते हैं, और एक खास करके नंबर अगर जैसे 1 लाख लोग वोट कर दिए, छोटे छोटे कंट्री में ऐसा होता है, तो इसको टेकअप कर लिया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा, है ना। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये छोटे छोटे कंट्रीज में व्यवस्था है। फिर इसी में आता है एक रिकॉल। मान लीजिए आप 5 साल के लिए किसी को चुन के भेजे हैं और वो 2 साल बीत गया और कोई काम नहीं कर रहा है, निकम्मा हो गया, तो एक सेक्शन मान लीजिए कि 2/3 लोग अगर अग्री होकर कह देते हैं इस तरह का एप्लीकेशन, तो उन्हें बुलाने की भी व्यवस्था होती है। बहुत जगह पे म्यूनिसिपैलिटी में, हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश की म्यूनिसिपैलिटी में ऐसी व्यवस्था है। हालांकि कई लोग इस चीज़ से परिचित नहीं है कि रिकॉल का भी हमारे यहाँ मेथड है, पर इसका मतलब यही होता है कि स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मान लीजिए 5 साल के लिए भेज रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 5 साल में सब लोग अच्छे ही काम करें। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसमें एक सेक्शन ऑफ लोग अगर उस कंस्टिट्यूएंसी के राजी हो जाते हैं कि नहीं यार ये गंदा काम कर रहा है, तो उसको पहले भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये होता है रिकॉल। और प्लेबिसाइट का यूज कहाँ होता है, जहां पे कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात हो, जैसे खास करके जब टेरिटरी का डिसीजन होना हो कि ये इस देश का पार्ट होगा या इस देश का पार्ट होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे जूनागढ़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, तो उस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे है ना टुकड़े हमारे भारत देश को, हमारे सरदार पटेल जी ने उसको इकट्ठा मिलाया था भारत में, तब जाके एक इतना बड़ा यूनियन बना था। लेकिन तब भी हमारे 2-3 पार्ट्स ऐसे रह गए थे जो भारत में पूरी तरह से सम्मिलित नहीं थे, उनमें से जूनागढ़ भी था। तो जूनागढ़ को भारत में कैसे लाया गया था, वहाँ के लोगों के द्वारा वोटिंग हुई कि बताओ भैया तुम भारत में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। तो वो उस मेथड को प्लेबिसाइट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कश्मीर का मसला भी 1953 में यूएन में उठाया गया था, वहाँ पे भी यूएन का जो डिसीजन आया था वो फाइनली प्लेबिसाइट के लिए कहता है कि जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हीं से पूछ लो, है ना। पर इसमें और भी सारे क्लॉज हैं, हम कभी कश्मीर पे वीडियो बनाएंगे तो हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स है जहां खुद ही लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी तो कुछ टूल होता होगा, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसका क्या मतलब होता है, जो आप एमएलए और एमपी का इलेक्शन देते हो वो कैसा सिस्टम, वो इसी सिस्टम को कहते हैं जहां पर लोग किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं और जो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिल गया वो जीत जाता है। आप देखते हो कि 30% पे भी कोई जीत सकता है, कोई 40% पे भी जीत सकता है, डिपेंड करता है कि उससे सेकेंड वाला उससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना। जो दूसरा एक इसमें सिस्टम होता है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन का, है ना, जहां पर जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पर हमने जिनको चुन के भेजा, जैसे एमएलए राज्य में और एमपी केंद्र में, ये लोग मिलके फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। या फिर राज्यसभा का जैसे चुनाव होता है कि वहां पर एमएलए शामिल होते हैं राज्यों के, अपने राज्य के लिए जो एमपी भेजे जाते हैं, तो उनका भी इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट है ना। या फिर उसको कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब बातों पे बात करेंगे, बट आप इस बारे में ध्यान रखिएगा कि ये टूल्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं। जो इसमें नेक्स्ट वैल्यू है वो है रिपब्लिक, है ना, जो आइडियल्स में हम पढ़ रहे थे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो उस किसी देश का जो हेड है, जो सबसे उचला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो इलेक्शन के थ्रू होता है कि या नॉमिनेशन के थ्रू होता है। जैसे कि भारत देश में क्या होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तो उसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया आप बोल सकते हैं। लेकिन यूके का एग्जांपल ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वहां पर क्या होता है, किंग और क्वीन यानी अभी भी मोनार्की सिस्टम चला आ रहा है जो उनका सबसे हाईएस्ट लेवल है, तो इसलिए उन्हें रिपब्लिक आप बिल्कुल नहीं कह सकते। ये इतना ही सिंपल है। अब एक तो हो गया, मैंने बात किया था कि हमारे प्रियम्बल में आइडियल्स के लिए दिया गया है बहुत सारे कीवर्ड्स जो हमने अभी पढ़ा ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसी तरह से हमारे लोगों के एस्पिरेशंस को भी इसमें निहित किया गया, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात की जाती है ना। तो आइए समझते हैं एक एक चीज है क्या। जब जस्टिस की बात होती है तो इसमें यह इंश्योर करने की बात होती है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये खास करके कब होता है, जहां ट्रीटमेंट मिट आउट होता है ना। जब आप किसी 2 व्यक्ति के साथ या फिर ग्रुप ऑफ व्यक्तियों के साथ या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ जब ट्रीटमेंट होता है तो वहां पर फेयरनेस होना चाहिए, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर जस्टिस 3 तरह की बात की गई है। जैसे समझिए सामाजिक, सोशल में क्या बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति का रिलीजन, जेंडर
कास्ट, ये सब नहीं डिसाइड करना चाहिए जब भी जस्टिस की बात होगी, है ना, कि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट हो तो आपके साथ भेदभाव होने लगे। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? प्रियम्बल कहता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कई सारे प्रोविजंस भी दिए गए हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक सेंस में आप जानते हैं पुअर और रिच हमेशा ही एक इनइक्वालिटी बनी रहती है। परफेक्ट इक्वालिटी तो इतना आसान नहीं है किसी भी सोसाइटी को अचीव करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है तो उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा। किसी बात के लिए अगर झंझट है तो अगर लॉ है तो वो सबके लिए समान होना चाहिए, है ना। वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली कितना संभव है, पर कम से कम हमारे सोचने के स्तर से, हमारे लॉ के स्तर से इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली पॉलिटिकल ऑफिसेस जितने भी हैं हमारे यहाँ, उनमें सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है कि कोई एमपी इस कास्ट से है तो वो नहीं बन सकता है, या वो थोड़ा गरीब है तो नहीं बन सकता है। यानी सबको पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वोट देने की राइट है तो सबको मिलना चाहिए। आप एडल्ट सफरेज आगे जाके पढ़ेंगे कि 18 वर्ष उम्र आपकी ऊपर हो जाती है तो सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे अंबानी हो चाहे आप हो, है ना। तो सबको एक ही वोट का अधिकार मिला है ना। तो इस तरह का जस्टिस भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। या फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑफिसेस, चाहे प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, ये सारी चीजें ओपन टू ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कौन कहता है? ये जस्टिस कहता है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना। जो दूसरा एस्पिरेशन है इसमें लिबर्टी है। लिबर्टी को लोग डिफाइन करते हैं अलग अलग शब्दों में। जैसे आप कह सकते हैं कि एक स्टेट ऑफ फ्रीडम है ना। इसमें ये कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी रिस्ट्रेंट, है ना। मतलब जबरदस्ती का तुम किसी पे रोक मत लगाओ, आपको फ्रीडम दिया जाए ताकि आप अपना फुल डेवलपमेंट करें अपने पोटेंशियल का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉ के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल कहने का अर्थ हो गया कि अगर आपके किसी फ्रीडम को एंजॉय आप कर रहे हैं रोड पे, जैसे जाके आप बाइक स्टंटिंग करने लगेंगे और वहां ट्रैफिक जाम हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। आपके फ्रीडम से दूसरे का फ्रीडम तो आहत नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल है। तो कहने का अर्थ है कि अगर रीजन होगा तो आपके फ्रीडम को कर्ब किया जा सकता है बाय लॉ, बट बाय एंड लार्ज आपको बहुत सारे फ्रीडम दिए जाएंगे लिबर्टी के अंदर। तो हमारे प्रियम्बल में लगभग थॉट के बारे में दिया गया कि आप कुछ भी सोच रख सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ भी इन सेंस ऐसा नहीं कि आप भारत के खिलाफ सोच रखते हैं और ट्रीजन वाला क्राइम करते हैं, पर जितना लिमिटेशन में है आप रख सकते हैं। फिर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? आप लिख के कर सकते हैं, कार्टून बना के कर सकते हैं, है ना। कोई होर्डिंग लगा के कर सकते हैं, है ना। आप टेलीविजन पे सीरियल बना के कर सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं। एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फ्रीडम को, लेकिन उसमें भी आपको नियम और कानून के दायरे में रह के करना होगा। बिलीफ, आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग बिलीफ होते हैं। जैसे आपको चाइनीज फूड अच्छा नहीं लगता है, किसी को चाइनीज फूड अच्छा लगता होगा, किसी को मेक्सिकन अच्छा लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बिलीफ रख सकते हैं। फेथ, ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है रिलीजन के साथ, है ना। किसी का फेथ है कि कोई सेवाइट है, कोई वैष्णवाइट है ना, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है ना। उसी तरह से हमें पूजा करने की भी आज़ादी दी गई है। वर्शिप, आपके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई मंदिर जा सकता है, कोई मस्जिद जा सकता है, कोई गिरजाघर जा सकता है ना, कोई गुरुद्वारा जा सकता है। तो ये सारा लिबर्टी हमारा कहता है प्रियम्बल के ऐसा होना चाहिए। जो इस एस्पिरेशन की अगली वर्ड है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में हम लोग पहले भी 1-2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। पर आप ये समझिए कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि हमारे समाज में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। प्रिविलेज कहने का अर्थ आप कैसे समझ सकते हैं कि आप याद करिए पुराना सिस्टम, जो वर्ना सिस्टम होता था, उसमें अगर आप ब्राह्मण में जन्म लिए हैं तो आप शास्त्र वाला पढ़ाई करेंगे और हमेशा सब लोग आपको झुक के प्रणाम करेंगे। जो शूद्र में जन्म लिया है वो हमेशा समाज से आउटकास्ट होते रहेगा, उसको लोग नीच नज़र से ही देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ही हमारे समाज में, क्योंकि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का ज़माना है, पहले वाली तो बात है नहीं, तो किसी के बीच भेदभाव नहीं हो, है ना। और ख़ास करके हमारा प्रियम्बल कहता है कि हमें सीख करना चाहिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। यानी समाज में जितना भी स्टेटस आप बना सकते हैं, अगर किसी के पास मेरिट है तो उस हाइट तक पहुँचे। कैसे पहुँचेगा? जब आप अपॉर्चुनिटी उसको बराबरी का देंगे। खास करके ये चीज़ आप कहाँ पढ़ेंगे? राइट टू इक्वालिटी में, जहाँ आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ऐसे 5 आर्टिकल्स दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी में। खास करके आर्टिकल 14 में जो हमने पहले बात किया था कि आपको लॉ के आगे सब बराबर होंगे, और जो लोग एक बराबर पटल पे नहीं हैं, कोई इस पटल पे है, कोई
इस पटल पे, यानी अगर भेदभाव है दो लोगों के बीच तो सरकार कुछ मदद कर सकती है, जैसे रिजर्वेशन के फॉर्म में, है ना, तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, जहां पर बराबर लोगों के बीच ही बराबरी हो। तो ये सब इंश्योर कहाँ किया जा सकता है, इक्वालिटी के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रियम्बल कहता है कि ये हमारे यहाँ होना चाहिए, है ना। फिर इसमें अगला है जो एस्पिरेशन, वो है फ्रेटर्निटी, यानी ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना इंडियंस में हो, ऐसा लगे कि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका आप उदाहरण कैसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है ना। आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर एक स्टेट का भी अपना सिटीजनशिप होता है और देश का अपना होता है, यानी आप एक अमेरिकन होते हैं और अगर आप ओहायो से हैं या इलिनॉइस से हैं या कैलिफोर्निया से हैं तो आपका दो दो सिटीजनशिप होता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप भारत के किसी भी देश में रहते हैं, सॉरी किसी भी पार्ट में रहते हैं तो आप भारतीय ही कहलाते हैं। कब बने हैं सिटीजनशिप ये भी मैटर नहीं करता है, कैसे बने हैं वो भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। खास करके ये फ्रेटर्निटी वाला ज़्यादा इम्फेसाइज क्यों किया गया था, क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसके बैकड्रॉप में एक बहुत ही बुरी, हमारे लिए भयावह घटना घटी थी जो पार्टीशन का था, और उसमें लाखों लाख लोगों की मौत हो गई थी, है ना। तो हम खास करके, वो रिलीजन एक ग्राउंड था पार्टीशन का, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम मुस्लिम अपने लिए देश बनाना चाहते हैं। तो जो मुस्लिम यहाँ पर बच गए थे उनके साथ कोई खराब ट्रीटमेंट ना हो, है ना, इसके लिए ऐसी कल्पना की गई थी। साथ साथ फ्रेटर्निटी के बारे में कहा गया था कि फ्रेटर्निटी ऐसा हो जिसमें श्योर हो कि डिग्निटी भी इंडिविजुअल का होना चाहिए। यानी अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेस, मटेरियल, इस बारे में तो इक्वालिटी हो ही, लोगों की डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाए। जब आप आर्टिकल 51A पढ़ेंगे जहाँ सिटीजन ड्यूटी है, वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि आपको बहुत सारे डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस छोड़ने पड़ते हैं जो विमेन के लिए ठीक नहीं है ना। तो वो एक तरह का क्या है, ये एक पर्सनालिटी को इंश्योर करता है कि डिग्निटी का भी आपको ख्याल रखना है, साथ साथ हमारे देश का यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी बनाए रखना है। यहाँ यूनिटी जो यूज किया गया ना वो टेरिटोरियल, मतलब एक जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, और इधर वेस्ट में गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये हमारे टेरिटोरियल एक इंडिया को दर्शाता है, यूनाइटेड इंडिया को। और इंटेग्रिटी जो है वो एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकली वो कनेक्ट करने की बात कह रहा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई रह रहा है और कन्याकुमारी में कोई रह रहा है, वो दोनों ऐसा सोचना चाहिए कि हम इंडियन है ना, साइकोलॉजिकली वो इंटीग्रेशन है। तो एक तरह का ये दोनों बातें की गई हैं, है ना। जब आप इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तब आपको एक और चीज बताया जाता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी में अगर एक ना हो और दूसरे हो तो क्या हो सकता है। जैसे अगर इक्वालिटी ना हो और लिबर्टी हो तो क्या हो सकता है, बराबरी तो नहीं है लेकिन बोलने की आज़ादी है। तो जो लोग ऊपर होंगे, यानी समाज में जो बेहतर होंगे, वही केवल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो निचले कुचले, है ना, सेक्शन में होंगे, उनका कोई आवाज़ का मतलब नहीं। आज के भारत में देखते हैं कितना इनइक्वालिटी है, तो आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। सिमिलरली इक्वालिटी है लेकिन लिबर्टी नहीं है, अब बराबर तो है लेकिन बोलने की ही आज़ादी नहीं है, तो फिर इंडिविजुअल कोई खड़ा कैसे हो पाएगा, है ना। सरकारी कर्ब कर सकती हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। फ्रेटर्निटी नहीं हो लेकिन लिबर्टी हो तो क्या होगा, माइट इज राइट वाली बात हो जाएगी, है ना। जो मजबूत सेक्शन होगा वो कहेगा अपनी बात रख सकता है, या फिर कई लोग आपके देश से एसोसिएट ही नहीं होंगे, कहेंगे कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, वो चुप हो जाएंगे, तो कुछ ही लोग बोलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, खास करके, है ना, किसका, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का। ये तीनों कहाँ से लिए गए थे, ये जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो कई तरह का अपने देश के लिए फिलॉसफी देते थे। तो ये फिलॉसफी भी उस समय दिया गया था और वहीं से हमने कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इस चीज़ को लिया है, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन ये उठता था कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देखिए, अगर आम सेंस में कहा जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन उठता नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है, क्या वो आप कहते हो कि ये पार्ट है कि नहीं, आप मान लेते हो कि पार्ट है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स में भी कई बार ये बात कहा गया था, लेकिन एक केस हुआ री बेरीबारी यूनियन 1960 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉर्नर में कहीं लिख दिया कि नहीं, हमारा प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो वहां से ये डिबेट राइज हुआ, लेकिन फिर ये सबसाइड कब हुआ, जब 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में क्लैरिफाई कर दिया कि जी हाँ, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनफैक्ट ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई सारे प्रोविजन है जहां पर कभी कभी इंटरप्रिटेशन करने में मुश्किलें आती हैं, यानी उसका अर्थ क्या है उसको जानने के लिए समटाइम्स वो लोग प्रीएम्बल को प्रीफर करते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये
फिलॉसफी है ना प्रियम्बल में बहुत सारा कि आइडियल है, इस तरह से होना चाहिए, तो उसका मतलब कभी कभी निकालने के लिए प्रियम्बल बहुत ही सहायक होता है और ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि अगर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या इसमें चेंज किया जा सकता है, अमेंडेबल है? तो केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से आप जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं तो प्रियम्बल को भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसकी आत्मा है, जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब इमरजेंसी का दौर था 1976 में एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू इस संविधान में जो ओरिजिनल प्रियम्बल्स थे उसमें 3 शब्द ऐड किए गए, जिसका नाम है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो इस बारे में भी कभी कभी पीटी में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से शब्द जो है बाद में ऐड किए गए, या 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से शब्द ऐड किए गए। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। फिर इसमें जो आखिरी क्वेश्चन एक आता है कि क्या ये लीगली इन्फोर्सिबल है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि प्रियम्बल में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी व्यक्ति ये कहता है कि हमारे प्रियम्बल में तो लिखा गया है कि भाईचारा होना चाहिए और हमारे यहाँ दंगे हो रहे हैं, तो चलो भैया कोर्ट में केस कर दो कि ये एक तो हमारे देश की सबसे इम्पोर्टेंट कानून की किताब में ये लिखा हुआ है और फिर भी यहाँ की सरकारें इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, तो इन पे कोई कार्रवाई किया जाए। उनके सोचने में कोई गलती नहीं है ना। पर आप जब कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि क्योंकि प्रियम्बल से किसी का पावर नहीं मिलता है किसी भी बॉडी को भारत में, है ना, और ना ही ये किसी बॉडी को लिमिट करता है। यानी आप कभी जब आप किसी बॉडी से काम करवाना चाहते हैं, जैसे सरकार को ये करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा ना, एक प्रोविजन देगा कि हाँ सरकार ये कर सकती है और सरकार यहाँ तक कर सकती है ना, पूरा नहीं कर सकती, उसमें एक लिमिटेशन है, तो वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। प्रियम्बल में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ से किसी बॉडी को, जुडिशरी हो चाहे सरकारें हो, इनको कोई पावर नहीं मिलता है, ना ही सरकारों को रोकने की कोशिश होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी बात नहीं है तो आप कैसे किसी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, है ना, जब तक आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो उनसे क्वेश्चन भी आप नहीं पूछ सकते, है ना। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने जो पूरे प्रियम्बल की बात की है उसमें हमने क्या जानने की कोशिश किया कि आखिर प्रियम्बल है क्या, है ना, उसकी थोड़ी हिस्ट्री जाने, उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, हमने पहले इंपॉर्टेंस पढ़ा कि क्या आखिर ये क्यों हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। फिर जब हम क्यों का बात जान जाते हैं तब उसके अंदर घुसते हैं, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, है ना, फिर हम उनका धीरे धीरे एक एक करके मतलब समझते हैं और फिर 2-4 क्वेश्चन कि क्या वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं कि नहीं, है ना, वो लीगली इन्फोर्सिबल है कि नहीं, है ना। इतना होने के बाद मुझे आशा है कि आपको ये आइडिया एक बेसिक हो गया होगा और इससे आपको प्रियम्बल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू।